किसी का फोन बज रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 14 है। यहाँ पर चिराग, जिगर और केशव 3:2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पीढ़ी की तारीख 31/3/2016 के दिन की पक्की तलपट निम्नलिखित है। देखो यहाँ पे तीनों पार्टनर हैं, उनका क्या दिया हमको, अनुपात दे दिया है, पक्की तलपट दी है और पक्की तलपट के बाद में नीचे कुछ एक समायोजन दिए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा समायोजनों को टिक मार्क करना। जमीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी है, पहला नंबर। यंत्रों की कीमत 90% तक गिननी है, दूसरा नंबर। यंत्र को टिक करना है। विनियोग की बाजार कीमत का 150% है, तो 3 नंबर उसको टिक करना है। देनदारों पर डूबत अनामत 5% से घटानी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वर्ड नंबर लिए उसको, चौथा नंबर। ख्याति हमारे टिकमार्क नहीं होती, छठा नंबर है। वेतन चुकाना बाकी, वो कहीं टिकमार्क होगा नहीं। और लास्ट में हमको पूंजी से रिलेटेड दिया है, जिसको हम अभी होल्ड पर रखेंगे और बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो बैलेंसेस दिए हमारे, इन बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, हमारे जो खाते हमने बनाए हैं उन सब के अंदर इनको ट्रांसफ़र करने का काम रहेगा, ठीक है। तो पता नहीं किसका बैग में नेक्स्ट सबसे पहले हमको दिया हुआ है संपत्ति साइड में, देखो यहाँ पर जमीन मकान, तो उसको हम लिखेंगे पक्की तलपट के अंदर जमीन मकान। यहाँ ध्यान रखना है कितना दिया, 50,000 है। 1 लाइन स्पेस हम यहाँ रख रहे हैं बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। यंत्र मशीनरी हमको 20,000 की दी हुई है, सो राइट डाउन 20,000 देयर एंड लीव 1 लाइन स्पेस। विनियोग 10,000। स्टॉक कोई टिक मार्क नहीं है, सीधा आउटर कॉलम है। देनदार 20,000। एडजस्टमेंट इसलिए लाइन छोड़ रहे हैं। उसके बाद में रोकड़ है, तो नाम यहाँ आएगा उसका, लेकिन उसकी रकम कहाँ आएगी, उसका स्पेशल खाता बनाया हमने वहाँ पर। शेष आगे लाए, कितनी रकम दी है, 2,000, तो हमने 2,000 लिख दिया। ये हमारी असेट साइड्स कंप्लीट हो गई है, यहाँ जितना था वो। अब आता हमारा लाइब्रेरी साइड, पूंजी दायित्व पक्ष, वहाँ हमको सबसे पहले लिखी हुई है पूंजी, तो हम पूंजी को लिखेंगे शेष आगे लाए। शेष आगे लाए कितना दिया हुआ है, 30,000, 20,000 और 10,000। और उनका अनुपात हमको ऊपर लिखा हुआ है, देखो सवाल के शुरुआत में 3, 2, 1, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सामान्य इनामत खाता, उसको साझेदारों के पूंजी खाते जमा करते हैं, एकत्रित लाभ है इसके लिए उनके पुराने अनुपात में 3, 2, 1 में, तो 3, 2, 1 ही आएगा। 3,000, 2,000 और 1,000। लेनदार ये हमारे लिए दायित्व है, उसको हम दायित्व में लिखेंगे। लेनदार खाता कितना है, 44,000 का, डायरेक्टली हम बाहर लिख रहे हैं इसको, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसके लिए। अब 1 बाई 1 करके हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। उसकी हर एक की 2-2 असर देनी है। ज़मीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ेगी 20%, 10,000। 50,000 का 20% करोगे तो कितना आएगा, 10,000, और वृद्धि होकर कितना पहुंचेगा, 60,000। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, ज़मीन मकान में वृद्धि हो रही है इसलिए कहाँ आएगी, यहाँ पर कितना, 10,000। उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट नंबर, यंत्र की कीमत 90% तक घटानी है, यानी कि 90% कितना होता है, देखो 20,000 का, तो माइनस करेंगे हम, कमी कितनी होगी, 2,000, ठीक है। ये कमी कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर यंत्र खाता 2,000। उसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट
तो लिखा हुआ है विनियोग की बाजार कीमत, बही कीमत का 150%। तो देखो बही कीमत 10,000 है, उसका 150% करो कितना होता है। 15,000। तो देखो पहले थे 10,000 और अभी कितने हो गए 15,000, यानी बढ़े कितने 5,000। 5,000। ये 5,000 हम क्या लिखेंगे, वृद्धि 5,000। दूसरी एसएस की कहाँ होगी, वृद्धि हुई ना सर, यहाँ पे भी सही है, वृद्धि। वीडियो पुराना भी बताता हूँ। 5,000 की वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हमारे पास आएगी पुण्य मूल्यांकन खाते के जमा में, क्योंकि लाभ है 10,000 की चीज़ थी वो भी 15,000 की हो गई है, हमारे लिए फ़ायदा हो गया है। आगे देनदार पर डूबत अनामत 5% से घटानी है, तो 20,000 का 5% कितना है, देखो 1,000। डूबत अनामत पहले था कितना 2,000, उसमें से हमको कितना घटाना है 1,000, 5% जिसको हम बोलते हैं, तो कितना बचा 1,000 बाहर जाए, माइनस होगा और बाहर कितना जाएगा 19,000। कमी हो। बराबर, हमारे पास पहले डूबत अनामत था 2,000 का, अभी कितना रह गया 1,000 का। तो इसकी दूसरी असर कहाँ देंगे हम, डूबत अनामत नया माइनस पुराना, नया कितना आया देखो 1,000, पुराना कितना था 2,000, फ़ायदा हुआ, कहाँ लिखेंगे हम। पहले हमने सोचा था कि 2,000 रुपये नहीं देगा, लेकिन बाद में हमको पता चला कि क्या 2,000 ने 1,000 ही नहीं देगा, बाकी के 1,000 तो मिलने वाले हैं हमको। तो लॉस जो हमने 2 गिन के रखा था उसकी जगह हुआ कितना 1 ही माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद पेड़ी की ख्याति बाद में करेंगे, होल्ड पर रखते हैं। एक कर्मचारी को 2,000 वेतन चुकाना बाकी है, एक कर्मचारी को वेतन कितना चुकाना है, तो चुकाना बाकी वेतन कहाँ था हमारा, एक तो हमारा दायित्व हो गया चुकाना बाकी वेतन, लेकिन उसकी दूसरी असर यहाँ पे आगे लिखेंगे क्या, चुकाना बाकी वेतन कितना है, ठीक है। उसके बाद के तो हमको पूंजी का है, लेकिन पूंजी का करने से पहले हम इसका टोटल करके इसकी कैलकुलेशन से वो करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आता हमारा 16,000 माइनस 4,000, 12,000 बचेगा। 12,000 को हम बांटेंगे तो 6, 4, 2, 3, 2, 1 के अनुपात में बांटना है इसके लिए। चिराग, जिगर और केशव, यानी कि CJK जिसको मैंने यहाँ बोला है, अनुपात देख लेना एक बार। 3, 2, 1 है, उसमें बांटने पर 6, 4, 2 आता है कि नहीं, ठीक है। इसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगी, इस साइड क्या लिखेंगे हम, कुछ भी लिख सकते हो, पुनः मूल्यांकन खाता या वितरण पात्र लाभ। 6,000, 4,000, 2,000। अभी हमारा ख्याति का करना बाकी है, उसके बाद हम पूंजी का सोचेंगे। ख्याति का करने से पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, गणना। गणना करने के लिए अनुपात क्या चाहिए, एक पुराना और नया, उसके बाद हमको लाभ निकालना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली लाभ हो तो भी चलेगा। तो चेक करते देखो क्या दिया है क्या नहीं दिया, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे पार्टनर्स के नाम चिराग, जिगर और केशव, उसके बाद उसका होता है टोटल। गणना के पहले में पुराना अनुपात हमको पता है, वो लिख देते हैं, कितना है 3, 2, 1। अब निवृत्त कौन हो रहा है इसमें से, ये डिसाइड करो। देखो इसमें केशव, यानी कि लास्ट पार्टनर जो है केशव, वो निवृत्त हो रहा है। बचा कौन, C और J। अब इनके बारे में कोई सूचना दी है नीचे, कोई नए अनुपात के बारे में, या फिर कोई लाभ या त्याग या कुछ भी और कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो पुराना अनुपात है, उसी को हम लाभ का अनुपात मान लेंगे और उसी को हम नया अनुपात मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और हमारा त्याग का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या रहेगा यहाँ पर 3:2। कोई सूचना नहीं दी हो लाभ के अनुपात के बारे में और नए अनुपात के बारे में, तब ऐसा करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक सूचना दी हो तो हम वो कैलकुलेशन ध्यान में लेंगे और आगे की गणना करेंगे। बट यहाँ पर इस सवाल के अंदर में मेरे को तो यहाँ कोई भी एंट्री या कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि लाभ का अनुपात जो है, लाभ का प्रमाण
3 2 ही लूँगा। कितना लूँगा? और नया कितना लूँगा? नया प्रमाण भी कितना लूँगा मैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। चले आगे। ख्याति हमारी दी हुई थी, इसकी गणना करते हैं। अब चलो, ख्याति कुल कितनी है? 36,000। उसमें से केशव की ख्याति कितनी होगी अब? 6,000। टोटल थी 36,000, उसमें से केशव का भाग था 1/6, तो 6,000 आया। और 6,000 को कौन बांट लेगा? 3:2, 3600 और 2400। कौन कौन बांटेगा? सी और जे। इन दोनों के खाते में क्या होगा? उधार। इसके खाते में क्या होगा? जमा। ये दोनों पाने वाले, इसके लिए पाने वाले का खाता उधार करो, देने वाले का खाता जमा। देने वाला कौन है? पर केशव जा रहा है, जाते जाते अपने भाग की ख्याति देके जा रहा है। तो केशव निवृत्त होने वाला है, तो उसके खाते में जमा करेंगे कितना? 3600, 2400। यहाँ क्या आएगा? सी का पूंजी खाता। ये दोनों हम कहाँ लिखेंगे? नाम किसका आएगा? केशव का पूंजी खाता। ठीक है, ख्याति का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बात है किसकी? पूंजी की। पूंजी को करने के लिए देखो, लास्ट लाइन पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे कुछ भी। ये हमने पढ़ना भी बाकी रखा था। चिराग और जिगर इतनी रोकड़ पेड़ी में लाएंगे कि जिससे केशव की लेनी रकम चुका देनी हमको। हाँ, लोन नहीं रखना है, रोकड़ तुरंत चुका देनी है जितनी भी लेनी रकम हो। और पेड़ी में 14,000 कार्यशील भी बची रहे पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब है रोकड़ बैंक खाते का शेष, यानी कि हम यहाँ जो लिखते हैं रकम हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 14,000 होनी चाहिए। ऐसा इन लोगों ने बोला है कि कार्यशील पूंजी यानी कि ये वर्ड ली, हमारे पास रोकड़ है वो कितनी रहनी चाहिए? ये कहाँ से आता? हमारे यहाँ से। तो मैं यहाँ पहले लिख दूंगा शेष, आगे ले गए। रोकड़ और बैंक खाते का जो शेष होता है वो हमारे लिए क्या होता है? कार्यशील पूंजी। अभी तक हम इसको ढूंढते आए हैं, लेकिन इसमें हमको दे दिया है ये डायरेक्टली। तो ये हमको जब दे दिया होता है तो इसका बैलेंस शीट का हम टोटल पहले कर सकते हैं। ये हुआ मीनिंग, क्योंकि सारी चीज़ हो गई, इधर हमारे पास कोई बाकी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम पहले के को देनी रकम जो है, चुकाने की रकम, वो निकालेंगे कि के को चुकाने की रकम आती कितनी है। 10, 11, 13 और 6, 19। 19,000 जो रकम आ रही है वो हम यहाँ पर रोकड़ से चुकाने की बात करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं रोकड़ और बैंक खाता। क्या लिखूंगा मैं? रोकड़ और बैंक खाता, क्योंकि रोकड़ से चुकाने की बात की। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? उधार। तो इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगा? जमा। रकम क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? नाम क्या लिखूंगा? केशव का पूंजी खाता। केशव को मैंने अब के से इंडिकेट किया है, सो यू कैन चेक दैट। 19,000, 19,000 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? बाकी के भी टोटल करना पड़ेगा ना, लेकिन टोटल करेंगे सिर्फ नीचे लिखने के लिए, उसको हम एक्चुअल में लिखेंगे नहीं। 26,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते तो 26,000, इसका करते तो 39,000 आता है। 26,000 में से 2400 माइनस कर देते तो 23,600। सिर्फ यहाँ लिख कर रखना उसको, दैट्स नॉट फाइनल। और इधर से हम इसको करेंगे तो 35,400 आता है, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेटर नंबर है। अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि हमको पूंजी कितने अनुपात में रखनी है? 3:2 में। जो हमारा पुराना अनुपात था वही अनुपात रखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा? पहले इसका टोटल करूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ है। संपत्ति में से मैं दायित्व को माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? पूंजी। ये हमारा 11th में एक समीकरण पढ़ा हुआ था हमने, वही हम यहाँ इक्वेशन यूज़ करेंगे। पूंजी कौन कौन है यहाँ पर? चिराग और जिगर, 2 ही लोग हैं। 1,36,000, उसमें से 46,000 माइनस करना है, 96,000 आएगा, 90,000 आएगा। ये 90,000 होगी, वो इनकी पूंजी होगी। क्या होगी? 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। क्या करेंगे? 3:2 में। तो बोलो कितना आएगा? 54,000 और 36,000।
अब ये हम कहाँ आते हैं, कहाँ लिख से, यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, हर बार यही काम करते हैं। तो लिखेंगे शेष आगे लाए, ले गए। कितना है, 54 और 36। तो मैं लिखूंगा यहाँ 54,000 और 36,000। अब क्या करना है हमको, इसका टोटल देखो ज़्यादा आ रहा है, इसका भी ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड का यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो इसको टोटल करेंगे 57,600 और यहाँ पर आएगा 38,400। हाँ। तो लिखेंगे यहाँ भी 57,600, 38,400। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, 57,600 में से 39 माइनस कर दो, 39,000 डायरेक्टली मिल जाएगा 18,600। बाजू वाला 12,400 आ रहा है। तो देखो ये यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ क्या लिखेंगे हम, रोकड़ और बैंक खाता, क्या लिखेंगे, ये दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, जमा है, तो यहाँ पर उधार में आएगा, सी और जे का नाम आएगा। सी का पूंजी खाता, जे का पूंजी खाता 18,600 और 12,400। यहाँ टोटल 33,000 हो गया होगा, देख लो दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस शीट मैच, ये अकाउंट का मैच होते ही हम क्या बोलेंगे, हमारा सम पूरा हो गया है। अभी तक हमारा सम यहाँ पूरा होता था, इसको मैच करते थे, बट ये सम क्या है, कार्यशील पूंजी वाला यही फिनिश होगा। तो 33,000 दोनों मैच हो गए होंगे हमारे। विजिट ओके, ये हमारा पूरा हो गया सवाल। कुछ था ही नहीं इस सवाल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमको कार्यशील पूंजी का टोटल देने के बाद पहले इसका टोटल होता है, फिर ये और फिर ये। अभी तक हम क्या करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये करते हैं, लाइन सर। यहाँ हमारा लाइन नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट सीधा यहाँ, उसके बाद यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसके लिए है ये।